हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुंडा एजुकेशन पॉइंट में। मैं धर्मेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान के इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में और देखेंगे कि भाग 1 में क्या क्या प्रावधान किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के विवाद बने होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब सिक्किम का भारत में विलय किया गया तो उसमें 35वां एवं 36वां संविधान संशोधन किया गया। पूछा जाता है क्यों। विभिन्न प्रकार के विवाद बने हुए हैं, तो आज हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से उन सभी विवादों का निपटारा करेंगे जो इसमें विवाद बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान का भाग 1। दोस्तों, पहली बात तो यही पूछा जा सकता है कि भाग 1 का संबंध किससे है। भाग 1 का संबंध किससे है? तो भाग 1 का संबंध है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से। कहने का मतलब ये है जैसे ये है आपका देश, इसमें छोटे छोटे राज्य हैं, तो इसमें ये बताया गया है इस संघ एवं इस राज्य क्षेत्र का क्या क्या क्षेत्र है, क्या क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 देखेंगे कि अनुच्छेद 1 से किस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि भारत को प्राचीन काल से ही विभिन्न नामों से जाना जाता है। भारत को प्राचीन काल से ही विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारत, इंडिया और विभिन्न नामों से समय समय पर जाना जाता था। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कि हमारे देश को संविधान में किन नामों से उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा भारत अर्थात इंडिया। कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में हमारे देश के लिए किन नामों का उल्लेख किया गया है, तो भारत अर्थात इंडिया नामों का उल्लेख किया गया है। पहला सवाल तो यही बन गया। दूसरे नंबर पर यह पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 में जिन राज्यों का प्रयोग किया गया है, जिस राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, उस राज्य के दायरे में कौन कौन आएंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस राज्य के दायरे में कौन कौन आएंगे। इस राज्य के दायरे में कौन कौन आएंगे। पहली बात तो वर्तमान राज्य आ जाएंगे, वर्तमान राज्य आ जाएंगे। जैसे भारत वर्तमान समय की बात किया जाए तो कुल 28 राज्य हैं, तो ये आ जाएंगे। दूसरे नंबर पर वर्तमान केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे। इसकी संख्या की बात किया जाए वर्तमान समय में 8 है, तो आ जाएंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इस राज्य के अंतर्गत उसे भी शामिल किया गया है जो वर्तमान समय में भारत का भाग नहीं है। ध्यान से समझिएगा। तीसरे पॉइंट में ये कहा गया है कि ऐसा क्षेत्र जिसे भविष्य में अर्जित किया जाए, जिसे भविष्य में अर्जित किया जाए, वह भी भारत का भाग होगा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये देश है, तो इसमें राज्य भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे। वो तो इस राज्य के अंतर्गत आएंगे ही, लेकिन ऐसा क्षेत्र, मान लीजिए कोई क्षेत्र बाहर है और इसे बाद में भविष्य में कभी भी अर्जित किया जाता है, तो इसे भी भारत का भाग माना जाएगा। ये हमारा बताता है अनुच्छेद 1। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 पॉइंटों को याद रखिएगा कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ये दो चीज़ें तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि जो भविष्य में अर्जित किया जाएगा वह भी भारत का भाग होगा। कौन बताता है? तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 1। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब बात करते हैं संघ पर। सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है दोस्तों, सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संघ के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। हमारे संविधान में संघ के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यूनियन हिंदी में भी दिया जा सकता है और यूनियन
हिंदी में भी दिया जा सकता है, इंग्लिश में भी। अब बात करते हैं यह क्यों पूछा जाता है कि हमारे संविधान में संघ के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसका क्या मतलब है। दोस्तों, संघ के लिए 3 शब्द का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। संघ के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एक तो हो गया आपका यूनियन, जैसे इसका प्रयोग किसने किया है, तो जैसे आप कह सकते हो कि भारत ने किया है। तीनों को अंतर हम लोग देखेंगे। ये तो हो गया आपका पहला। अब दूसरे नंबर पे बात किया जाए तो संघ के लिए ही एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है फेडरेशन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अक्सर विद्यार्थी यहीं से गलती करते हैं। फेडरेशन हिंदी में भी यही कहा जाता है और अंग्रेजी में भी यही कहा जाता है। तीसरे नंबर पर संघ के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहा जाता है कॉन्फेडरेशन। इसका क्या मतलब होता है समझिएगा। फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ, कॉन्फेडरेशन का मतलब भी होता है संघ, यूनियन का मतलब भी होता है संघ। तब हमारे देश में फेडरेशन शब्द का प्रयोग यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखेंगे कहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, कहाँ पर कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। किन स्थितियों में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, किन स्थितियों में कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि पहले हमारे राज्य नहीं आए, पहले ये देश आया। पहले ये देश आया, बाद में इस देश में अलग अलग राज्य बनाए गए, अलग अलग राज्य बनाए गए। इसलिए हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये देश है, इसमें बहुत सारे राज्य हैं। अगर कोई राज्य भविष्य में ये चाहता है कि हमें आप स्वतंत्र कर दीजिए और हम जो है एक स्वतंत्र देश बनाएंगे, तो राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकें। उन्हें इस संघ के अंदर ही रहकर अपना काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया यूनियन का मतलब। अब बात करते हैं फेडरेशन का मतलब क्या होता है। फेडरेशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए पहले ये देश ना आए, पहले छोटे छोटे राज्य आए, पहले छोटे छोटे राज्य आए और किसी संधि के माध्यम से ये लोग ये करें कि हाँ चलिए हम लोग एक संधि के माध्यम से एक देश का निर्माण करते हैं। अगर किसी संधि या समझौते के माध्यम से जुड़े हुए हों राज्य, तब उसे कहा जाता है फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तब उसे कहा जाता है फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि अगर संधि के माध्यम से जुड़े हुए हों राज्य, जैसे ये कई राज्य हैं, अगर ये संधि के माध्यम से एक देश का निर्माण किया गया है इसमें, तब कहा जाता है फेडरेशन या कॉन्फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फेडरेशन का प्रयोग कब किया जाएगा और कॉन्फेडरेशन का प्रयोग कब किया जाएगा। अगर संधि के माध्यम से ये निर्धारित किया गया हो कि आप भविष्य में कभी भी अपने आप को स्वतंत्र नहीं कर सकते हो, तब होता है फेडरेशन। कहने का मतलब ये है कि कहा जाए कि सभी राज्यों से आप संधि के माध्यम से तो एक हो रहे हो, लेकिन आप अगर कभी भविष्य में ये चाहो कि हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें, तो आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते हो। तब कहा जाता है फेडरेशन। इसका आदर्श उदाहरण है आपका अमेरिका। और वहीं पर कई राज्य आपस में एक संधि के माध्यम से जुड़े हुए हों, संधि के माध्यम से जुड़े हुए हों और इसमें ये प्रावधान किया गया हो कि भविष्य में अगर ये लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना चाहें तो कर सकते हैं, तब उसे कहा जाता है कॉन्फेडरेशन। इसका आदर्श उदाहरण है आपका रूस। इसका मतलब क्या निकला कि अमेरिका के संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, रूस के संविधान में कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, भारत के संविधान में यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब भारत में पहले देश आया है, उसके बाद राज्यों का विभाजन किया गया है। लेकिन अमेरिका की बात किया जाए तो इसमें कई राज्य मिलकर एक देश का निर्माण किए गए हैं, लेकिन इन राज्यों को अधिकार नहीं है कि वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दें। अधिकांश लोग ये समझते हैं कि फेडरेशन का मतलब है कि संधि के माध्यम से जुड़े हैं और अपने आप को स्वतंत्र कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है।
संधि के माध्यम से जुड़े हैं, लेकिन ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन्होंने फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया है। अगर कॉन्फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया है तब जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो है रूस को यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका कई देशों में विभाजन हो गया, लगभग 15 देशों में विभाजन हो गया, जिसका बचा हुआ भाग जो है वर्तमान समय में रूस के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संघ। तो हमारे संविधान में क्या प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे संविधान का अनुच्छेद 1। इसको मिटा देते हैं तब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में कहा गया है किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में विलय। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये आपका भारत देश है और कोई बाहरी क्षेत्र ये है और ये जो है भारत में अपने आप को विलय करना चाहता है, तब इसका विलय कैसे होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका विलय जो है संसद विधि द्वारा किया जाएगा। संसद विधि द्वारा किया जाएगा। पहला उत्तर तो ये हो गया कि किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में कैसे विलय किया जाएगा, तो संसद विधि द्वारा। किसको अधिकार है? तो संसद को अधिकार है। ठीक है दोस्तों, लेकिन ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कोई बाहरी क्षेत्र है तब तो इसे भारत में विलय किया जा सकता है संसद विधि द्वारा, और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भारत का क्षेत्र है, ये मान लीजिए भारत का क्षेत्र है और इस भाग को किसी बाहरी को देना है, तो हमारे संविधान में ये नहीं प्रावधान किया गया है कि इस भारत के भाग को किसी दूसरे देश को कैसे दिया जाए। तो बाद में ये परंपरा चली कि बाद में अगर किसी भारत के क्षेत्र को किसी भारत के क्षेत्र को किसी अन्य को देना है, तब उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाना है, तब संसद विधि द्वारा साधारण बहुमत के आधार पर विलय किया जा सकता है। लेकिन किसी भारत के क्षेत्र को किसी अन्य को देना है, तब उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जैसे हाल ही में बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया। बांग्लादेश के क्षेत्रों को लेने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों को बांग्लादेश को देना था, जिसके लिए विधिवत तरीके से 100वां संविधान संशोधन किया गया। मतलब बांग्लादेश के क्षेत्र को लेना था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, ले लिया गया, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों को भी बांग्लादेश को देना था, जिसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, ये था अनुच्छेद 2। अब ध्यान से समझिएगा, एक अनुच्छेद उसमें लिखा नहीं गया, एक अनुच्छेद है 2 का क। इसको थोड़ा समझिएगा, इसमें सिक्किम का प्रावधान किया गया था। इसको समझ लीजिए तो समझ लीजिए भाग 1 को आपने अच्छी तरह से समझ लिया। हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। क्या किया गया? सह राज्य का दर्जा दिया गया। और इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जबकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि 2 और 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं होगा। तब ये 35वां एवं 36वां संविधान संशोधन क्यों हुआ? सबसे विवादास्पद सवाल जो है यही है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत परिवर्तन जो भी किया जाएगा वह साधारण बहुमत के आधार पर किया जाएगा और उसके लिए संविधान में संशोधन की ज़रूरत नहीं है। फिर जब सिक्किम का भारत में विलय किया गया तो 35वां एवं 36वां संविधान संशोधन क्यों किया गया? अब इसको दोस्तों ध्यान से समझिएगा। वास्तव में जब
सिक्किम का भारत में विलय किया गया, तो सिक्किम का भारत में विलय करने के लिए भारतीय संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ा, बल्कि एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसे कहा गया 2 का का। क्या कहा गया? 2 का का। और इस अनुच्छेद 2 के का में सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारे देश में कहीं भी सह राज्य का कोई प्रावधान नहीं था, सह राज्य का कोई प्रावधान नहीं था। तो 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से एक नई कैटेगरी बनाई गई सह राज्य का, और उसे अनुच्छेद 2 के का में जोड़ा गया। इसका मतलब ये है कि सिक्किम को भारत में विलय करने के लिए संविधान में संशोधन नहीं किया गया, बल्कि संविधान में संशोधन इसलिए किया गया क्योंकि सह राज्य का प्रावधान किया गया इस कैटेगरी को बनाने के लिए। या यह कह सकते हो कि अनुच्छेद 2 का जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन 1974 के माध्यम से एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 2 का, और इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। और उसके बाद 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से इस भाग को समाप्त कर दिया गया, इस अनुच्छेद को समाप्त कर दिया गया 2 के का को, और इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और हम लोग तो जानते हैं कि अगर संविधान में कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 2 के का को जोड़ने के लिए या सह राज्य का दर्जा देने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया, और इस अनुच्छेद 2 को समाप्त करने के लिए 36वां संविधान संशोधन किया गया, न कि सिक्किम को भारत में विलय करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दूसरा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 पर। इसको थोड़ा मिटा देते हैं तब। अनुच्छेद 3 की बात किया जाए तो इसमें यह कहा गया है, मान लीजिए ये भारत देश है, इसमें बहुत सारे छोटे बड़े राज्य हैं। मान लीजिए ये 6 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 नए राज्यों का निर्माण। 6 राज्य हैं, मान लीजिए इसमें कोई एक नया राज्य बनाना हो, 7वां राज्य बनाना हो, तब उसकी क्या प्रक्रिया होगी ये बताया गया है। या मान लीजिए ये एक राज्य है, इसके नाम में, इसका नाम मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए ये है, ए से बी करना हो। सीमा में, क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है और सीमा है इसमें परिवर्तन करना हो कि ये काट कितना कर दिया जाए, ये काट कितना कर दिया जाए। तब क्या प्रावधान किया गया है और किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? तो राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करने का प्रावधान अनुच्छेद 3 में किया गया है। अब पूछा जाए इसको करता कौन हो, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे भी संसद ही करती है। इसका मतलब इसे भी संसद करती है और इसे भी संसद करती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर भारत के किसी भी नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है तो उसे करने का अधिकार दिया गया है संसद को। लेकिन इसके लिए प्रक्रिया क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिए। इसके लिए अगर किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। क्या की जाएगी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और उसके बाद जो है एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और इस प्रस्ताव को संसद द्वारा साधारण बहुमत से पास कराना होगा। और जब पास हो जाएगा इसका मतलब ये है कि इसके नाम में, क्षेत्र में, सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा। अब एक बार फिर से समझिएगा। अब इसमें सवाल कैसे बनेंगे? पहली बात तो ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव हैं जो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाए जाते हैं? तो अगर राज्यों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन करना है तो जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा वह राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से लाया जाएगा। पहला सवाल तो ये हो गया कि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाएगा। जब राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति से जब आप पूर्वानुमति लोगे तो राष्ट्रपति को भी इस बात का आभास हो जाएगी कि इस राज्य के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन होगा। तो राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारी हो जाती है कि यह जो है उस राज्य से भी क्या लें? सलाह लें। राष्ट्रपति क्या करेंगे? एक प्रस्ताव देंगे इस राज्य के राज्यपाल को, और राज्यपाल जो है उसे विधानसभा में रखवाएगा कि यहाँ आपके राज्य में परिवर्तन किया जाएगा, आप इस पर क्या कहना चाहते हो, आपका सलाह क्या है। सलाह जो पुनः
ये देंगे और सलाह देने के बाद ये राष्ट्रपति के पास आएगा, राष्ट्रपति जो है इसे संसद को पुनः दे देगी। ठीक है, अब राज्य चाहे जो भी सलाह दें कि हाँ हमारे राज्य में परिवर्तन किया जाए या ना किया जाए, इस सलाह को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। संसद चाहे तो इनके सलाह को मान भी ले, चाहे तो ना भी माने। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर समझिएगा कि नए राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कौन करता है, तो संसद। इस प्रकार के प्रस्ताव को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लाया जाता है। संसद जो है राज्य की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति जो है उसकी सूचना जो है संबंधित राज्य को दे। अब यहाँ पर एक पॉइंट थोड़ा और समझिएगा। मान लीजिए राष्ट्रपति द्वारा कोई प्रस्ताव इनके पास भेजा जाता है सलाह लेने के लिए, और यह जो है कोई प्रतिक्रिया ही ना दे, क्योंकि ये परिवर्तन चाहते ही नहीं हैं, तो राष्ट्रपति एक समय निर्धारित करता है कि इतने समय के भीतर आपको सलाह देना ही है। इसका मतलब यह है जो राष्ट्रपति प्रस्ताव भेजेगा ये राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कितने समय के अंदर अंदर आपको सलाह देना है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका अनुच्छेद 3। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा। इसका मतलब ये है कि भारत में जो भी राज्य हैं इसके नाम क्षेत्र सीमा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसी प्रकार किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन इसी की तुलना अगर अमेरिका से किया जाए, ये मान लीजिए अमेरिका के राज्य हैं, तो अमेरिका के संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह इन राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सके। अमेरिका के संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह इन राज्यों के नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन कर सके। इसलिए अमेरिका को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, कि मतलब ना तो इसके राज्य में विनाश किया जा सकता है, ना तो इसके संघ में विनाश किया जा सकता है, क्योंकि इसमें फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। ये हम लोगों ने पहले ही देखा है। मतलब अमेरिका को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। भारत को बात किया जाए तो ये संघ का तो विनाश नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यों का विनाश किया जा सकता है। इसलिए भारत को कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये हो गया अनुच्छेद 3। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। इसको मिटा देते हैं तब। अनुच्छेद 4 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत किया गया परिवर्तन संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने देखा कि वास्तव में जो सिक्किम का विलय किया जाता है किन स्थितियों में किया जाता है, क्योंकि उसे सहयोगी राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह अनुच्छेद 2 का जोड़ा जाता है और 2 का बाद में समाप्त किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में जो संशोधन किया जाता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। जो संशोधन किया जाता है वह 3 प्रकार से किया जाता है। एक साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत, क्या है ये हम लोग आगे देखेंगे, एक विशेष प्लस कम से कम आधे राज्य इसमें साथ दें। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो साधारण बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन किए जाते हैं इसे संविधान में नहीं गिना जाता है, बल्कि संविधान में सिर्फ उसे ही गिना जाता है जिसे विशेष बहुमत या विशेष प्लस आधे राज्यों के अंतर्गत किया गया हो। और ये जो विशेष बहुमत एवं विशेष प्लस आधे राज्य का प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 368 में किया गया है। अधिकांश विद्यार्थी यही गलती कर देते हैं कि संविधान में संशोधन तो 3 प्रकार से किए जाते हैं, लेकिन अनुच्छेद जो 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है उसमें सिर्फ 2 का ही प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो भी परिवर्तन किया जाएगा उसे संविधान में संशोधन माना जाएगा। लेकिन साधारण प्रक्रिया से अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। यही कारण है कि ऐसा परिवर्तन जो साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है उसे संविधान में संशोधन नहीं माना जाता है। लेकिन थोड़ा सा समझिएगा दोस्तों, संविधान में तो समझ में आ गया, अब थोड़ा सा समझ लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था अनुसूची 1 और 4 का, इसमें थोड़ा सा संबंध है, इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत के राज्य एवं क्षेत्र के बारे में ये बताता है, और ये बताता है कि राज्यों में
राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व। ये बताइए, मान लीजिए भारत देश है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है। अगर किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल करना होगा, इसका मतलब ये है 3-2 के अंतर्गत देखा जाए, किसी क्षेत्र को भारत में मिलाया जाए, इसका मतलब ये है कि भारत का क्षेत्रफल पहले से थोड़ा बड़ा होगा। इसका मतलब ये है कि पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनुसूची पहला बताता है कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, और सीधी सी बात आएगा तो राज्यों की संख्या भी बढ़ेगी। तो अनुसूची ये बताता है कि राज्यों की कुल कितनी संख्या है, भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तब अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। अगर कोई राज्य भारत में आता है, इसका मतलब यह है कि उसे भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो अनुसूची 1 और 4 में संशोधन करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से संविधान में संशोधन नहीं करना पड़ेगा। तो ये था आज हमारे भारतीय संविधान का भाग 1। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।